इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बार का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इससे एक आपको रफ आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। जो भी बार में स्टाइपेंड ट्रेनी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप एक बार इसको देख के ज़रूर जाएँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा तबीयत सही नहीं था, इस कारण से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोचा आप लोग के साथ बार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट में वो डिस्कस करूँ। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिकल डोज के ऐप पे जाके आप वहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पावर ग्रिड बार दोनों के लिए अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर डज नॉट यूज्ड ऑन ए डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्यों यूज नहीं करते हम ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए? तो क्यों होता है? जैसे पहला ऑप्शन क्या है, लोअर फ्लक्स कट, मोर फ्लक्स कट, नो कट एनी फ्लक्स, नन ऑफ दिस। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के लिए आपको एसी सप्लाई चाहिए। ठीक है, एसी सप्लाई चाहिए। उसमें जब इनपुट में एसी सप्लाई देते हैं तब जाके क्या होता है, फ्लक्स, मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मेन फ्लक्स। ठीक है, और जो प्राइमरी, और जैसे सपोज करो ये वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये कोर है और यहाँ पे वाइंडिंग है इस तरह से। इधर प्राइमरी हो गया ये, और इधर इस तरह से यहाँ सेकेंडरी हो गया। यहाँ वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज, इधर सेकेंडरी हो जाएगा वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कोर पे फ्लक्स होता है भाई। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई कैसा होता है, सप्लाई कांस्टेंट सप्लाई होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के लिए कैसा होना चाहिए, साइनोसॉइडल सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स कट नहीं होगा। तो क्या होगा, नो कट्स एनी फ्लक्स। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज्ड ऑन ए डीसी सप्लाई बिकॉज इट डज नॉट कट एनी फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो, तो हॉर्स पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोटर शाफ्ट इज कॉल्ड। मतलब जो हम लोग जो हॉर्स पावर ऑब्टेन करते हैं शाफ्ट से, मोटर शाफ्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर को ही क्या करते हैं, शाफ्ट पावर भी बोलते हैं या हॉर्स पावर बोलते हैं। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो होता है इज द कॉमन रेटिंग दैट यू कंसीडर while measuring the power of a bike. Technically, it is a maximum power produced before it is delivered to the drive train. Torque is the turning effect produced by the engine. ठीक है, तो आप ये टॉर्क का डिफिनेशन, टॉर्क इज ए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रेक हॉर्स पावर, BHP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स्ड। कैसे आप सीरीज मोटर का डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो? पहला ऑप्शन है इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल, दूसरा इंटरचेंजिंग फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल, और क्या है ऑप्शन 1 और 2। दोस्तों, जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसमें आइदर आप किसको, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, एंड की जगह आर हो जाएगा, या आर्मेचर वाइंडिंग के पोलैरिटी को रिवर्स करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन जो है डीसी सीरीज मोटर का आप चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन में देखो, इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल, नहीं, सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, मुझे आर्मेचर के टर्मिनल को इधर क्या करना पड़ेगा, उसके पोलैरिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, इधर फील्ड वाइंडिंग का। तो यहाँ पे क्या है, इंटरचेंजिंग फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल। इसका सही आंसर क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यानी पोलैरिटी उसका चेंज करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ डीसी सीरीज मोटर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर में बी रिवर्स बाय चेंजिंग द
पोलरिटी ऑफ आइदर फील्ड या आर्मेचर वाइंडिंग, जो मैं ऑलरेडी अभी यहाँ पे बता चुका। इस पॉइंट को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर कीजिए। देखो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस होता है। क्या होगा इसका सही आंसर, कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। देखो पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर जो होता है हमेशा पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वोल्टेज और करंट, अगर प्राइमरी में वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, प्राइमरी साइड डिक्रीज होगा। प्राइमरी की बात करो, अगर सेकेंडरी में जाएंगे तो वहाँ पे अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन पावर हमेशा दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर ये क्या होगा, कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। जो पावर ट्रांसफार्मर का फ्लक्स होता है वो हमेशा कांस्टेंट इन नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर वायल शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। फिफ्थ क्वेश्चन है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिड्यूस। जब भी ट्रांसफार्मर वायर में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो उसका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, ए 3 फेज 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर दिया हुआ है और इसका स्पीड दिया हुआ है 1150 आरपीएम, इट्स सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंपल है, आपको NS इक्वल टू निकाल लो, NS इक्वल टू 120F/P। आपको पता है 120F 60 दिया हुआ है और क्या है P, पोल कितना है। अब देखो पोल मुझे नहीं पता, ठीक है, NS निकालना। एक पहला स्पीड दिया हुआ, आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो। कैसे यहाँ स्पीड दिया होता है N इक्वल टू क्या है 120F/P, ठीक है। तो आप यहाँ से P निकाल सकते हो। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, N आपका दिया हुआ 1150/120 इंटू F क्या है 60 है। तो आपका इतना पोल आ गया, कितना हो गया, ये पोल आ गया। यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया हूँ, 1/P इक्वल टू इतना होगा 1150 बटे इतना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर कर देंगे 120 इंटू 60/1150, एक कट गया तो कितना हो जाएगा 720/115। तो इसको लगभग अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, पोल P इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अगर पोल आपको 6 आ गया तो यहाँ से कर सकते हैं 120 इंटू बाई 6 10 से 10, 6 इंटू 10 60 होता है और 120 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1200 आरपीएम। तो पहले क्या किया, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, इस स्पीड से हम पोल निकाल लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है। यहाँ से पोल निकल गया तो पोल कितना हुआ 6। अब इस पोल के वैल्यू को जब सिंक्रोनस स्पीड निकालना हो तो आप यहाँ से NS इक्वल टू 120F/P करके आप निकाल सकते हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1200 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिले क्या है। देखो रिले जो होता है हमेशा उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं एज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। रिले क्या होता है, जब कोई भी सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, तो उसमें हम एक रिले सेटिंग करते हैं। रिले सेटिंग मतलब होता है जैसे सपोज करो कोई सर्किट ब्रेकर है, उसमें आपने एक सेटिंग कर रखा है कि 500 एम्पियर, सपोज करो 500 एम्पियर उसका रेटेड करंट है, मतलब उतना करंट तक जाते ही क्या करेगा वो ब्रेकर ऑपरेट कर जाएगा, मतलब आइसोलेट कर देगा फॉल्टी सेक्शन को। तो रिले में सेटिंग करना पड़ता है कि 500 एम्पियर में सेटिंग करेंगे। जैसे ही 500 एम्पियर पहुंचने वाला होगा रिले अलार्म देगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। किसके लिए, आइसोलेट करने के लिए, मतलब ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो रिले का मेन फंक्शन होता है ऑपरेटेड एज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। विच इज़ द मोस्ट इफिशियंट इलेक्ट्रिकल मशीन। देखो मोस्ट इफिशियंट पूछा है तो सबसे ज़्यादा इफिशियंट क्या होगा, इसमें आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन मशीन है, डीसी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है। ट्रांसफार्मर का जो इफ़िशेंसी होता है हमेशा 95% से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मोस्ट इफ़िशियंट इलेक्ट्रिकल मशीन से क्या करेंगे, मोस्ट
इफ़िशियंट इलेक्ट्रिकल मशीन किसको बोलेंगे, ट्रांसफार्मर को बोलेंगे, इसलिए क्योंकि इसका इफ़िशियंसी जो होता है मोर देन 95% होता है, ठीक है। और सब इंडक्शन मशीन का अगर आप इफ़िशियंसी देखेंगे तो 80% से एभव होता है। डीसी मशीन का भी, तो मतलब ट्रांसफार्मर का जो इफ़िशियंसी होता है जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन के जितने भी मशीन हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो, लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ ए क्लास, तो क्लास ए इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पूछा है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, क्लास ए, बी, ई, एफ, एच, सी, कुछ भी, तो आप इसको याद रखिए। देखो, क्लास वाई का सबसे कम होता है 90 डिग्री, क्लास ए का 105, क्लास ई का 120, क्लास बी का 130, क्लास एफ का 155, क्लास एच का 180 और क्लास सी का मोर देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्लास ए के बारे में पूछा तो क्लास ए का क्या होगा 105। तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्लास एच का पूछता तो 180 होता, अगर यहाँ पे क्लास सी का पूछता तो मोर देन 180 होता, ठीक है। तो आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप याद रखिए या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे टाइप ऑफ क्लास इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू अल्टरनेटर आर रनिंग इन प्रॉपर सिंक्रोनिज्म एंड वोल्टेज ऑफ ऑन मशीन इज सडनली इंक्रीज, तो जैसे ही अगर हम किसी मशीन को सिंक्रोनिज्म में चल रहा, मतलब पैरेलल ऑपरेशन में, ठीक है, उसमें से एक मशीन का हम वोल्टेज क्या करेंगे, सडनली इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा। देखो उसमें क्या होता है, जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे सडनली, तो जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा किसके लिए, टू रिस्टोर फर्दर सिंक्रोनिज्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिंक्रोनाइज टॉर्क विल बी प्रोड्यूस टू रिस्टोर फर्दर सिंक्रोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीज द आयरन लॉस, आयरन लॉस क्या होगा। देखो अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स डेंसिटी जो होगा कोर का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन आयरन लॉस क्या होगा, आयरन लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो आयरन लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, तो क्या होगा, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आयरन लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन आयरन लॉस। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, एज ए फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द फ्लक्स डेंसिटी इन ए कोर डिक्रीज बट एज द आयरन लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, hence the effect of increased frequency will be reflected in the increase of iron loss. Next, the purpose of conservator, कंजर्वेटर का मेन पर्पस क्या है, टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइल। कंजर्वेटर टैंक का एक और यूज है, सपोज करो कंजर्वेटर टैंक आप जब भी कोई ट्रांसफार्मर को देखेंगे, अदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, तो उसमें जो कंजर्वेटर टैंक होता है हमेशा टॉप पे रहता है, जो आपका ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उससे ऊपर रहता है। तो हमेशा कंजर्वेटर टैंक में जो होता है ऑयल फिल रहता है, और जैसे जो टैंक का जितना भी वॉल्यूम रहता है उसका 50% से ऊपर ऑयल का उसमें लेवल रहता है, ठीक है। तो उसका मेन काम है कि टेक अप द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल को क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर हैज, उसमें पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो सेमीकंडक्टर में जो होता है हमेशा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्या होगा सही आंसर, निगेटिव। यही अगर कंडक्टर के बारे में पूछता है तो कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे दिया है कंडक्टर या मेटल पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, और अगर सेमीकंडक्टर होगा तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स न्यू रेसिस्टेंस, ठीक है। तो न्यू रेसिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर है, मान के चलो कोई भी वायर है उसका लेंथ एल है, L1 इक्वल टू एल मान लिए, और उसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है, R1 इक्वल टू आर। अब क्या करें, इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो पहले क्या था L था, अब उसको हम 3L कर दिए, तो L2 इक्वल टू क्या होगा 3L, ठीक है। अब देखो R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए। सपोज करो
यहाँ पे वायर है, कोई भी एक वायर ले लिए, तो इस वायर का एक अपना वॉल्यूम होगा और इसका एक अपना लेंथ होगा। लेकिन जब इसी वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं 3 टाइम्स, सपोज करो इसका L लेंथ है, इसका 3L है, आप समझो क्वेश्चन को। तो इसका पहले वॉल्यूम V था, तो इसका 3L लेंथ हो गया, लेकिन फिर भी वॉल्यूम क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम V ही होगा, सेम ही वॉल्यूम रहेगा, चाहे हम उसको 3L करें 4L करें। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो R = ρL/A होता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट करना है दोनों का, क्योंकि मैंने क्या है उसी वायर को स्ट्रेच किया है 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो जो पहले लेंथ L था उसको हम 3L में क्या कर लिए, स्ट्रेच कर लिए, लेकिन वॉल्यूम जो होगा उस वायर का सेम ही होगा। तो हम एरिया में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वॉल्यूम बन जाएगा, तो एरिया इंटू L करेंगे, ऊपर में भी L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R = क्या हो जाएगा, R = ρL² वॉल्यूम। अब देखो ये वॉल्यूम हो गया। सिमिलरली तो वॉल्यूम क्या है, अब दोनों में कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम इसका भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम V = R ρL²/R, ठीक है। अब देखो कोई भी वायर है कोई भी वायर है तो उसका जो रेसिस्टिविटी होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो है रेसिस्टिविटी, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक का L1²/R1 = L2²/R2। बस यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो L1 लेंथ क्या है, L/R1 की जगह R दिया हुआ, L2 क्या है, 3L है, तो 3L का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाय क्या हो जाएगा, R2 मुझे निकालना है, ठीक है। और यहाँ L² हो जाएगा, L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R2 = 3 × 3 9L², बाय L² × R, तो L² ख़त्म हो गया, तो R2 = क्या लिख सकते हैं, R2 = 9R। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9R। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाई इज़ द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड। देखो जब भी लेमिनेशन की बात होगी तो थिन लेमिनेशन करते हैं, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, किसको, एडी करंट लॉसेस को। तो आयरन कोर को क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर यूज टू। देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा कॉपर लॉस निकालने के लिए एट एनी लोड। तो क्या होगा इसका सही आंसर, कॉपर लॉस एट एनी लोड। अगर यहीं पे ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बोलता तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग आयरन लॉस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात की है तो यहाँ पे कॉपर लॉस एट एनी लोड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर के पूछा है। तो अभी आपको बताए थे कि इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, अगर आइडियल पावर ट्रांसफार्मर पूछता तो 100% होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, तो मोर देन क्या बोले थे, 95% होता। 95% से ज़्यादा कौन है यहाँ पे, 98% है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 98%। 100% इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे अगर आइडियल पावर ट्रांसफार्मर रहता तब 100% होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा, नहीं कोई प्रैक्टिकल पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 98% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफिशिएंसी, हाँ ये तो हो गया। 18, स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज नेगेटिव व्हेन। देखो स्लिप निगेटिव कब होगा, स्लिप निगेटिव का मतलब हो गया, स्लिप निगेटिव कब होगा, स्लिप निगेटिव तब होगा जब रोटर का स्पीड क्या होगा, रोटर स्पीड जो होगा ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। बस ये याद रखिए, अगर रोटर का स्पीड जो होगा ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होगा तो स्लिप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रोटर स्पीड इज मोर देन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फील्ड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
और स्लिप पॉजिटिव कब होगा? स्लिप पॉजिटिव कब होगा? जब सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा? ग्रेटर देन रोटर स्पीड। और स्लिप जीरो कब होगा? जीरो भी तो होता है जब रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ये 3 कंडीशन आप याद रखिए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव हाईएस्ट इनपुट रेसिस्टेंस। देखो हाईएस्ट इनपुट रेसिस्टेंस की बात किया है तो इसमें जो होता है, जो मॉसफेट होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर का एक थिन लेमिनेशन रहता है, ठीक है, इसके इनपुट टर्मिनल पे, तो इसलिए इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? मॉसफेट का वेरी हाई होगा। नेक्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देखो जब भी एन टाइप्स के बारे में पूछा तो एन टाइप्स में आपको भी पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब पी टाइप में क्या होगा? होल होगा। तुम एन टाइप के बारे में पूछा तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन सही होगा इसका। अगर पी टाइप रहता तो क्या होता? होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए RLC सीरीज सर्किट एट रिजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। देखो अगर रिजोनेंस कंडीशन में पूछा है 21 क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हो RLC सीरीज सर्किट के बारे में पूछा, तो पावर फैक्टर जो होगा हमेशा cos फाई हमेशा यूनिटी होगा। आइदर सीरीज RL हो RLC या एन पैरेलल RLC, दोनों का क्या होगा? क्योंकि जो कंडीशन होता है ना रिजोनेंस का, उसमें क्या होता है? सर्किट एक्ट एज ए रेसिस्टिव सर्किट। भले उसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट इक्वल हो जाता है, जिसके कारण सर्किट्स बिहेव एज ए क्या होता है? रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो आपको भी पता है कोई भी रेसिस्टिव सर्किट अगर है तो उसका पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा? यूनिटी होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिटी। यहाँ पे दोस्तों यादर 1 और यूनिटी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इल्यूमिनेशन ऑन ए नॉर्मल सरफेस इफ द कैंडल पावर दिया हुआ ऑफ ए लैम्प इज। देखो कैंडल पावर आपको दिया है 100 ऑफ लैम्प इज 150 एंड प्लेन सरफेस प्लेस एट ए डिस्टेंस दिया हुआ 1.5 मीटर। तो आपको निकालना क्या है? इल्यूमिनेशन। तो ई इक्वल टू आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है? I/L², ठीक है। तो आपको आई पता है, आई कितना है? 150 और L² क्या है? 1.5 का स्क्वायर। तो ये जब करेंगे तो 66.66 लक्स आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66.6 लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसिव नेटवर्क कंटेंट्स। देखो पैसिव नेटवर्क में क्या होता है? पैसिव नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें उसका खुद का कोई सोर्स नहीं रहता है, मतलब एक्टिव सोर्स नहीं रहता है। एक्टिव सोर्स का मतलब एक्टिव सोर्स क्या क्या हो? जैसे वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, तो ये सब एक्टिव सोर्स है। पैसिव नेटवर्क में आइदर सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, आइदर इंडक्टेंस रहेगा या कैपेसिटेंस रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पैसिव नेटवर्क हैज़ नो सोर्स ऑफ EMF। कोई भी EMF या वोल्टेज सोर्स नहीं है। ओनली वेरिएबल रेजिस्टेंस पैसिव नेटवर्क में रहता है। ओनली सम सोर्स ऑफ EMF, ऐसा नहीं है। ओनली सम सोर्स ऑफ EMF रहेगा तो एक्टिव नेटवर्क हो जाएगा। ओनली 2 सोर्स ऑफ EMF रहेगा तो एक्टिव नेटवर्क होगा, लेकिन नो सोर्स ऑफ EMF होगा इसका सही आंसर। पैसिव नेटवर्क में कोई भी सोर्स ऑफ EMF नहीं होता। अब कोई भी पैसिव नेटवर्क ऐसे पहचान सकते हो कि अगर उसमें वोल्टेज सोर्स है तो एक्टिव हो गया, अगर उसमें करंट सोर्स है तो वो भी एक्टिव हो गया। अगर उसमें वोल्टेज करंट सोर्स दोनों नहीं है, उसमें रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है या सिर्फ रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो वो पैसिव नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय। देखो जो इसका क्या क्या चीज़ पे अफेक्ट करता है, ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर का, तो कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव पे। फॉर फाइंडिंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर थेवेनिन्स व्हिच वन कंडीशन इज सेटिस्फाई। देखो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का करते हैं तो हमको 2 कंडीशन उसमें ज़रूरी है। एक तो अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ होगा
तो उसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट। बस ये 2 कंडीशन करेंगे तो आप किसी भी थेवेनिन्स थ्योरम का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ऑप्शन क्या है, और करंट सोर्स को ओपन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड क्या होता है। देखो जेनर डायोड जो होता है इसमें क्या होता है, एक शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज, हमेशा लो रिवर्स वोल्टेज पे ही काम करता है जेनर डायोड। और जेनर डायोड का यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग वोल्टेज आर जनरेटेड बाय। देखो स्विचिंग वोल्टेज के बारे में पूछा है, तो स्विचिंग वोल्टेज आर जनरेटेड बाय क्या क्या है, स्विचिंग, ट्रांजिएंट, फॉल्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो स्विचिंग वोल्टेज जो है हमेशा सब के कारण, अदर स्विचिंग के कारण भी हो सकता है, या ट्रांजिएंट करंट के कारण हो सकता है, या फॉल्ट के कारण हो सकता है। तो स्विचिंग वोल्टेज हमेशा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। स्विचिंग के कारण भी हो सकता है, ट्रांजिएंट के कारण भी हो सकता है, और फॉल्ट के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट में बी प्रोड्यूस। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे इंस्ट्रूमेंट में, आइदर मैग्नेटिकली, थर्मली, इलेक्ट्रोस्टैटिकली, एनी ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। तीनों से कर सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में। जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इक्वल टू क्या होता है, NBIA। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या होता है, NBIA, किसमें, PMMC इंस्ट्रूमेंट में। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिकली, थर्मली और इलेक्ट्रोस्टैटिकली, इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे। तो इसका एनी वन ऑफ द एबव इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में पूछा है तो थर्मली भी हो सकता है, मैग्नेटिकली भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिकली, इसलिए एनी ऑफ द एबव होगा। इन द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इफ कैपेसिटेंस डिक्रीज देन। कोई भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ क्यों करते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। अब आप कैपेसिटर को ही डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जब आप कैपेसिटर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज होगा तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीजेज। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट एनर्जी को हम क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक का यूज होता है। लाइट एनर्जी को क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में पूछा। इनकैंडेसेंट लैंप में मतलब किस टाइप का होता है, तो सोडियम लैंप होता है, ट्यूबलाइट होता है, बल्ब होता है, मतलब किस टाइप का है, तो एक तरह से इनकैंडेसेंट बल्ब होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बल्ब। शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ द अल्टरनेटर इज। देखो शॉर्ट सर्किट रेशियो पूछा है, तो शॉर्ट सर्किट रेशियो आपको पता है क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज एंड फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज, इसका सही आंसर, एंड फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR इक्वल टू, ऐसे आप रखो, ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ये बस याद रखना है, तो आप ऑप्शन दे के आप आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन ए लाइटली डोप PN जंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशन इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन या जेनर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनर ब्रेकडाउन। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस। देखो 1400 डिग्री सेल्सियस में हम कौन सा डिवाइस को यूज़ करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर को। पहला है पायरोमीटर, थर्मोपाइल, थर्मोकपल, स्ट्रेन गेज।
तो पायरोमीटर का जो रेंज होता है 1400 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको मेजर कर सकते हैं थ्रू किसके, पायरोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड इज। देखो एट नो लोड पे पूछा है, तो आपको पता है कि डीसी सीरीज मोटर को हम लोग नो लोड पे नहीं चला सकते हैं। नो लोड पे अगर चलाएंगे तो उसका स्पीड हम क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ठीक है, तो ऐसे भी कहता है डीसी सीरीज मोटर शुड नॉट बी रन एट नो लोड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इंक्लूड कॉटन, सिल्क, पेपर। ठीक है, देखो कॉटन, सिल्क और पेपर के बारे में पूछा है तो इसको बोल देंगे क्लास वाई। तो क्लास वाई का आपको पता है कितना होता है टेम्परेचर, अभी आप देखे थे कितना होता है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। तो एक एग्जांपल ऑफ क्लास वाई इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या क्या होता है, कॉटन आएगा, उसके बाद सिल्क आएगा, पेपर आएगा, वुड आएगा एंड प्रेस वुड आएगा। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है किसका, क्लास वाई इंसुलेटिंग मटेरियल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पूछ देता है कि क्लास ए में क्या आता है, क्लास बी, क्लास ई, क्लास वाई, उसका टेम्परेचर क्या है, क्लास ए, क्लास बी, जैसे ऊपर में एक क्वेश्चन आया था। तो इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस इक्का दुक्का आपको आता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब टॉपिक को जो है ना आप देख के जाइए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल। देखो थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है ना, हमेशा क्या होता है, एवरेज वोल्टेज होता है या डायरेक्ट डीसी वोल्टेज। एवरेज की मैं बात करूँ तो हमेशा डीसी वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ थर्मोकपल क्या होता है, डीसी वोल्टेज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीसी। यहाँ पे एसी है, डीसी एसी दोनों नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर वैनिश सडनली। अगर बैक ईएमएफ डीसी मोटर को क्या करेंगे, सडनली समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसका क्या इफेक्ट कर पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे बैक ईएमएफ 0 होगा तो मोटर क्या होगा, मे बी बर्न। सपोज करो कोई भी मोटर है, ठीक है, जैसे ये मोटर है, तो मोटर में हम ये मोटर है तो मोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं। आप सप्लाई देते हो ना, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज होगा, फिर यहाँ करंट होगा। ठीक है, तो फिर एक करंट मान के चलो लाइन करंट है जो सप्लाई के थ्रू आ रहा है, और यहाँ आर्मेचर में आएगा, आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे ईबी इक्वल टू क्या होता है, अगर मोटर केस में लिखे हैं तो ईबी इक्वल टू क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज भी माइनस क्या होगा, आई ए, और आर्मेचर रेसिस्टेंस होगा कुछ आई ए इंटू आर ए, यही होगा ना। तो V माइनस आई ए आर ए। अब देखो EB इक्वल टू 0 हो जाएगा, सडनली वैनिश मतलब सडनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो EB अगर सडनली 0 कर दो तो V माइनस आई ए आर ए होगा, तो आई ए आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। मतलब आप जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो सारा क्या होगा, जो आर्मेचर रेसिस्टेंस होता है आर ए रहेगा, उसके क्रॉस में उतना ड्रॉप हो जाएगा। और आपको पता है कि जो आर्मेचर रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है, आर्मेचर रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस वैल्यू होता है बहुत ही वेरी लेस होता है। ठीक है, 0.5 ओम इस तरह से रहता है। अब सो कितना रेसिस्टेंस कम होगा, तो ये क्या होगा, जैसे ही करंट हाई होगा, ठीक है, करंट पूरा का पूरा यहाँ पे डिसिपेट होगा रेसिस्टेंस में, तो ये क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब आपका समझिए जो आर्मेचर का टर्मिनल होगा वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही बैक ईएमएफ को आप सडनली वैनिश करते हो तो मोटर में भी बर्न, जब उसका आर्मेचर ही बर्न हो जाएगा, ठीक है, तो मोटर क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोटर में भी बर्न। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंटेड अर्थ कंडक्टर आर पुट ऑन ऑल बिल्डिंग टू। देखो
अर्थ कंडक्टर के बारे में पूछा है। तो अर्थ कंडक्टर जो है यहाँ पे देखो, पॉइंटेड अर्थ कंडक्टर आर पुट ऑन ऑल बिल्डिंग टू कलेक्ट चार्जेज फ्रॉम द क्लाउड्स एंड पास देम टू द अर्थ। देखो अर्थ कंडक्टर का मतलब होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, अर्थ कंडक्टर का मतलब होता है लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, अब देखो कोई भी बिल्डिंग होता है ना, आप ऐसे समझो कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज करो कि ये मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6, एक ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ फ्लोर वाइज है 6 फ्लोर तक है। ठीक है, तो इसका हाइट समझ लो अगर 10 मतलब 6 मीटर का भी होगा तो 6 × 36 लगभग 36 मीटर का क्या होगा, इसका हाइट होगा बिल्डिंग का। ठीक है, तो जितना भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है उसके ऊपर में लाइटनिंग अरेस्टर लगता है। तो समझो कि यहाँ पे एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा है यहाँ पे। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर लगा। ठीक है, अब लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, चाहे जो भी जितने बड़े बड़ी कंपनी रहते हैं उसका बिल्डिंग रहता है, तो उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, सर्वर होता है, एसी होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, कॉस्टली आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो उसको तो आप सिंपल उसका एक पावर सप्लाई होगा, जो कहीं भी लोकल पावर सप्लाई से लेके इसका एक अपना सब स्टेशन होगा। ठीक है, इस कैंपस के अंदर ही, और वहाँ से एक उसका एक फीडर रूम होगा, वहाँ से हर फ्लोर वाइज सप्लाई यहाँ से लिया होगा। ठीक है, फीडर के थ्रू। तो मैं जो कहना चाहता हूँ आप उसको समझो। तो लाइटनिंग अरेस्टर का यूज इसलिए करते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, ठीक है, क्लाउड के कारण, तो इसमें जितने भी इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं, यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर नहीं अगर लगाओगे तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है इस बिल्डिंग में वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण। लेकिन अगर यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, तो लाइटनिंग अरेस्टर में हमेशा देखते हैं 2 अर्थिंग होता है, एक सपोज करो एक X और Y, ऐसे याद रखो। ठीक है, 2 अर्थिंग होता है, यहाँ से एक आएगा यहाँ पे स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप या गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रिप होता है, वहाँ से आके X टर्मिनल पे आ गया, फिर Y ऐसे करके Y पे आ गया, और ये यहाँ पे अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो जब भी स्ट्राइक होगा यहाँ पे, तो जैसे स्ट्राइक होगा तो जो भी चार्ज होगा थ्रू ग्राउंड के थ्रू डिस्चार्ज होगा, सिमिलरली दूसरे में भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 अर्थिंग देते हैं कि कभी मान के चलो किसी कारण से एक अर्थिंग काम नहीं किया तो दूसरे के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको परफेक्ट प्रोटेक्शन रखते हैं, किसके लिए, अर्थ कंडक्टर को। अर्थ कंडक्टर में कोई भी लाइटनिंग अरेस्टर अगर मतलब कोई भी लाइटनिंग उस पर आएगा बिल्डिंग पे, तो उसको क्या करेगा, अवॉइड कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कलेक्टेड चार्जेस फ्रॉम क्लाउड्स एंड पास देम टू द अर्थ। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है लाइटनिंग अरेस्टर का मतलब। ठीक है, इसका दूसरा नाम ही है लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थ कंडक्टर, आप कंफ्यूज मत होइए। और इसको हमेशा बड़े बड़े बिल्डिंग में आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे, हर बिल्डिंग में आपको लाइटनिंग अरेस्टर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे जितने भी बिल्डिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेड यूज ऑफ इन द वर्किंग ऑफ। देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वर्किंग एज ए एक्सेलरेशन सेंसर की तरह काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेड यूज ऑफ द एज ए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्किंग ऑफ ए एक्सेलरेशन। तो टोटल 40 क्वेश्चन आप देख लिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आप इस तरह से जो भी बार का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम आपको भी पता है पावर ग्रिड के एग्ज़ाम से पहले है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार एग्ज़ाम में देख के जाइए, ताकि जो आपको एक रफ आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, और आपको एक हेल्प भी मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद दूसरा सीरीज में मैं और 40 क्वेश्चन लाऊंगा अलग अलग टॉपिक से, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक बार्क
और PGCL दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बार के लिए ही इम्पोर्टेंट है, जो भी PGCL का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आप एक बार देख के प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।